हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो यानी कि 5वीं वीडियो, ठीक ना। लेक्चर नंबर 5 है ये, विलियन चैप्टर का लेक्चर नंबर 5। बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, एकदम सिंपल सी छोटी सी वीडियो, 10 मिनट की वीडियो हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, पराशर तथा विसरण में अंतर, ये पढ़ने वाले थे हम। अब देखिए, पराशर क्या होता है, विसरण क्या होता है, ठीक ना। इनमें अंतर क्या क्या है, ये आपको मतलब हम लोगों को डिफाइन करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, पहली पॉइंट है, पराशरण की प्रक्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। पहली पॉइंट इसमें क्या है, पराशरण की प्रक्रिया में क्या होना जरूरी है, अर्धपारगम्य झिल्ली का होना जरूरी है, ठीक ना। इसमें पहली पॉइंट है, विसरण की प्रक्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है अर्धपारगम्य झिल्ली। अगर अर्धपारगम्य झिल्ली आप नहीं जानते हैं तो इससे जो पहले वाली वीडियो है यानी कि 4th नंबर की, ठीक ना, उसको जाकर देखिए। उसमें पारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली और अपारगम्य झिल्ली सब बताया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, दूसरी पॉइंट है, पराशरण की प्रक्रिया में केवल विलायक के कण गति करते हैं। क्या, पराशरण की जो प्रक्रिया होती है इसमें कौन गति करते हैं, केवल विलायक के कण गति करते हैं, ठीक ना। विलायक यानी कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वही कण क्या होते हैं, इसमें गति करते हैं। और इसमें देखिए, विसरण की प्रक्रिया में विलेय तथा विलायक दोनों के कण गति करते हैं, ठीक ना। तो दोनों के कण इसमें गति करते हैं। और इसमें तीसरी पॉइंट है, पराशरण में विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। जो पराशरण होता है इसमें जो विलायक के कण होते हैं वो तनु विलयन से यानी कि हल्का विलयन से सांद्र यानी कि गाढ़ा विलयन की ओर गति करते हैं। विसरण में क्या होता है, विलेय तथा विलायक दोनों के कण विपरीत दिशाओं में गति करते हैं। यानी कि अगर विलेय सांद्र विलयन की ओर जा रहा है तो विलायक तनु विलयन की तरफ आएगा, और विलायक अगर जा रहा है तनु विलयन सांद्र विलयन की ओर तो विलेय क्या हो जाएगा, तनु विलयन की ओर जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए, चौथी पॉइंट है, पराशरण की प्रक्रिया को दाब बढ़ाकर रोका जा सकता है। यानी कि जो पराशरण की क्रिया हो रही है, प्रक्रिया हो रही है, उसमें अगर हम लोग दाब बढ़ा दें, ठीक ना, प्रेशर अगर बढ़ा दें तो उसको हम लोग रोक सकते हैं। और देखिए, विसरण की प्रक्रिया को दाब बढ़ाकर नहीं रोका जा सकता है। विसरण की प्रक्रिया में हम लोग कितना ही दाब बढ़ाएंगे, लेकिन ये विसरण रुकने वाला नहीं है, ठीक ना। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर है पराशरण दाब। यहाँ पर दो फिगर आपको दिखाई दे रहा है। ये फिगर जो है आपको दिखाई दे रहा है, एक में विलयन लिया गया, एक में जल लिया गया, ठीक ना। और ये जो बीच में आपको पट्टी दिख रही है, कुछ पट्टी नहीं है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली बनाई गई है, ठीक ना। और यहाँ पर P+P1 प्रेशर दिया गया है, और यहाँ पर P प्रेशर दिया गया है। जल पर कौन सा प्रेशर है, P प्रेशर है, और यहाँ पर देखिए P है प्लस P1 भी है, ठीक ना। तो यहाँ पर दो प्रेशर दिया गया है विलयन में। अब ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसी में से विलायक क्या होता है, इसको हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर सकते हैं, ठीक ना। विलायक को क्या कर सकते हैं, विलयन में से अलग कर सकते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, ठीक। उसके बाद देखिए, ये फिगर आप लोग बना लीजिएगा। और यहाँ पर नीचे देखिए लिखा है कि पराशरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक दाब पराशरण दाब कहलाता है, ठीक ना। जो पराशरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, जो पराशरण की प्रक्रिया होती है उसको रोकने के लिए, ठीक ना, उसमें क्या किया जाता है, विलयन पर लगाया गया जो आवश्यक दाब होता है, जो दाब लगाया जाता है उसी दाब को पराशरण दाब हम लोग कहते हैं। उपर्युक्त उपर्युक्त चित्रा अनुसार विलयन का पराशरण दाब P1 है। क्या है, विलयन का जो पराशरण दाब है कितना है, ये P1 है, और जो P है वो जल का है। अब देखिए, वह अतिरिक्त दाब जो ये अथवा करके एक और परिभाषा है, वह अतिरिक्त दाब जो पराशरण की प्रक्रिया को रोक देता है पराशरण दाब कहलाता है, ठीक है। नोट में कुछ चीजें हैं, इसको नोट जरूर करिएगा, बड़ी बढ़िया चीज लिखी है। जब दो विलयनों की सांद्रताओं में अंतर अधिक होता है तो विलायक के कण तीव्रता से तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। इसलिए विलायक के कणों की गति को रोकने के लिए अतिरिक्त दाब अधिक लगाना यहाँ पर लिखा है लगाना पड़ता है, ठीक ना। यहाँ पर रहेगा लगाना पड़ता है। अतः पराशरण का दाब बढ़ जाता है, ठीक ना। जब हम लोग विलयन पर कोई भी दाब अगर लगाएंगे तो पराशरण का दाब भी बढ़ेगा, ठीक। वहाँ पर देखिए, विलयन के अंदर विलेय कणों की संख्या बढ़ने पर पराशरण दाब बढ़ जाता है। विलयन के अंदर विलेय कणों की अगर संख्या बढ़ जाती है
तो पराशर दाब भी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए समपराशरी विलयन, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, तो देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। समान ताप जिन विलयनों का पराशर दाब समान होता है, समपराशरी विलयन, इसके नाम में ही देखिए समपराशरी विलयन, समान ताप जिन विलयनों का पराशर दाब समान होता है समपराशरी विलयन कहलाता है, ठीक ना। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। जैसे हम देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे में हमारे शरीर का ब्लड तथा 0.9% NaCl के विलयन समपराशरी विलयन के उदाहरण है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए समान ताप पर दो समपराशरी विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करने पर विलायक के कणों का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होता है, ठीक ना। यहाँ पर क्या लिखा गया है, समान ताप पर दो समपराशरी विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करने पर विलायक के कणों का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो जो उनका ताप है समान है और जो विलयन दोनों है समपराशरी विलयन है, दोनों विलयन एक ही प्रकार के हैं और ताप भी समान है, तो उन पर अगर एक जगह किया जाएगा अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, उसको अगर चाहेंगे कि अलग कर लें तो नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर अति पराशरी तथा अल्प पराशरी विलयन, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक ना। तो देखिए दो विलयनों में जिस विलयन का पराशर दाब अधिक होता है उसे अति पराशरी विलयन कहते हैं, तथा जिस विलयन का पराशर दाब कम होता है उसे अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। एकदम सिंपल परिभाषा है, अगर पराशर दाब अधिक होगा तो अति पराशरी विलयन, अगर पराशर दाब कम होगा तो अल्प पराशरी विलयन कहेंगे, ठीक। जब लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि RBC, ठीक ना, रेड ब्लड कार्बोसिल्स, ठीक, जब लाल रक्त कोशिकाएं अति पराशरी विलयन में रखते हैं तो विलायक के कण लाल रक्त कोशिकाओं से निकल करके अति पराशरी विलयन में जाने लगते हैं, ठीक ना, जिसके कारण लाल रक्त कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, यानी कि सिकुड़ जाती हैं। कोशिकाओं के सिकुड़ने की इस प्रक्रिया का नाम जीव द्रव्य संकुचन कहलाता है, ठीक ना। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं, ठीक ना। इस प्रक्रिया को हम लोग जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पर है कि जब लाल रक्त कोशिकाओं को अल्प पराशरी विलयन में रखते हैं तो विलायक के कण अल्प पराशरी विलयन से लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करने लगते हैं, जिसके कारण लाल रक्त कोशिकाएं फूल करके टूट जाती हैं। इस प्रक्रिया को हीमोलाइसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, हीमोलाइसिस कहते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पर देखिए एक फिगर में दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर एक फिगर बनाया गया है और यहाँ पर बीच में एक RBC कणिका ली गई है, ठीक ना लाल रक्त कणिका ली गई है और यहाँ पर देखिए ये अल्प पराशरी विलयन है और ये बाहर जो है अति पराशरी विलयन है, बाहर अति पराशरी विलयन है और इसके अंदर अल्प पराशरी विलयन है, ठीक ना। और ये सिकुड़ी है, इसमें मतलब जो भी लिखा गया है इस फिगर में दिखाया गया है, जीव द्रव्य संकुचन इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर एक फिगर बनाया गया है कि RBC है और अंदर जो है अति पराशरी विलयन है और बाहर जो है अल्प पराशरी विलयन है। तो ये कोशिका जो है सिकुड़ी हुई नहीं है, वो वाली जो कोशिका थी यहाँ से देखिएगा आप लोग, वहां पर सिकुड़ गई थी, ठीक ना। पीछे बैक करके वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें जो अति पराशरी विलयन है अंदर है और अल्प पराशरी विलयन जो है बाहर है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका पराशर दाब के नियम है, तो पराशर दाब का जो नियम है आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक ना। जो पराशर दाब के नियम है, वान टॉप नियम, बायल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, ये सब नियम जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक ना। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए वीडियो को। और ऐसी वीडियो आपको देखने के लिए, मतलब ये पूरा चैप्टर में आपको पढ़ाने वाला हूँ, 10 का 10 चैप्टर, 11 चैप्टर है, सभी मैं आपको बताने वाला हूँ और पूरा डिटेल्स में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो।